हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने डिस्कशन किया था। और उसके बाद में हमने डिस्कशन किया था कि फिजिक्स एज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट है। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने उसमें ये डिस्कशन किया था कि पहले देर आर 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सीजीएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम था और एफपीएस सिस्टम था। बाद में ये तीनों अलग अलग सिस्टम्स को हटाकर फिर एक इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया जिसका नाम हो गया एसआई सिस्टम। तो आज हम जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमेशा यूनिट्स को कौन से सिस्टम में लिखा जाता है, एसआई सिस्टम में हम लिखते हैं। ओके, अब हमें जो डिस्कशन करना है आज वो पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटीज हम किसे कहते हैं और कौन कौन से टाइप्स है फिजिकल क्वांटिटीज से। सो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज यानी ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। All the quantities which can be measured, which can be counted are called as physical quantities. Okay? और ये जो physical quantities होती है they are classified into 3 classes. First one is the fundamental quantities. Fundamental quantities. Second one is the derived quantity. Second one is the supplementary quantities. And third one is the derived quantities. देयर आर न्यूमरस फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। फिजिक्स में 9th 10th में भी आपने बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सलरेशन, मोमेंटम, ऐसी न्यूमरस फिजिकल क्वांटिटीज आप लोगों ने पढ़ी है। इन सब की हम गिनती कर सकते हैं, वी कैन मेजर ऑल ऑफ देम। सो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो ब्रॉडली हम 3 क्लासेस में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड वन इज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो अब ये तीनों क्वांटिटीज का क्या मतलब है, कौन कौन सी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल कहेंगे, वो अभी हमें डिस्कशन करना है। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी क्या, ऐसी क्वांटिटीज जिनको अगर आपको मेजर करना है, इफ यू वांट टू मेजर दोस क्वांटिटीज, ओके, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए वो किसी और दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। द क्वांटिटीज विच कैन be measured without any dependence on some other physical quantity are called as fundamental quantities. The quantities which can be measured directly, it doesn't depend on any other physical quantity, such quantities are called as fundamental quantities. और उन quantities के जो units होते हैं and their corresponding units are called as fundamental units. सो एसआई सिस्टम में जब एसआई सिस्टम बनाया गया तो उसमें 7 ऐसी क्वांटिटीज है जिनको उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और वो 7 क्वांटिटीज थी लेंथ, सेकेंड क्वांटिटी थी मास, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट,
amount of substance and luminous intensity. ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, ऐसी 7 क्वांटिटीज को उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एसआई सिस्टम जब 1971 में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जब जब फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इनको फंडामेंटल इसलिए कहा कि इनको जब आपको मेजर करना है तो ये किसी और पर डिपेंड नहीं है। जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये डायरेक्टली गिन सकते हैं, लेकिन एरिया, अगर आपको एरिया गिनना है किसी का तो आपको लेंथ पता होना, ब्रेड पता होना तो रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा। वॉल्यूम निकालना है तो पहले लेंथ पता होना, फिर उसका क्यूब आएगा। आपको डेंसिटी निकालना है तो मास आएगा, वॉल्यूम आएगा, फिर डेंसिटी आएगी, डायरेक्ट नहीं आएगी, तो वो फंडामेंटल नहीं हो सकती। लेकिन ये क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इन सबके यूनिट्स भी है। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ऐसा यूनिट मीटर, उसको ऐसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, उसको ऐसे केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, उसको सिर्फ ऐसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन, इसको ऐसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल, इसको ऐसा लिखते हैं MOL। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कैंडेला, कैपिटल C स्मॉल d, ऐसा उसका कैपिटल C नहीं है, स्मॉल c है, CD। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? ये वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, ऐसा सिस्टम के हिसाब से ये वो 7 क्वांटिटीज है जिनको अगर आपको मेजर करना है तो ये किसी और पर डिपेंड नहीं करेगी। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनके जो करस्पॉन्डिंग यूनिट्स है वो कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो इन 7 क्वांटिटीज के ये यूनिट है और ये उनके सिंबल्स है। अब ये तो हो गई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ में और 2 क्वांटिटीज होती है जिनको हम एग्जैक्टली फंडामेंटल तो नहीं बोल सकते और ना ही डिराइव बोल सकते हैं। ये थोड़े फंडामेंटल जैसे ही है लेकिन एग्जैक्टली फंडामेंटल नहीं है, तो इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा। एक होता है प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो अब ये प्लेन एंगल यानी क्या और सॉलिड एंगल यानी क्या, जरा समझते हैं हम इसमें। तो प्लेन एंगल किसे कहेंगे और सॉलिड एंगल किसे कहेंगे? हमने एक ऐसा सर्कल लिया, ठीक है, और सर्कल पर यहां एक पॉइंट लिया A, यहां एक पॉइंट लिया B, और ये सर्कल का सेंटर है O। O को A से और O को B से ज्वाइन किया, तो ये हो गई आपकी आर्क लेंथ, ये हो गई आपकी आर्क लेंथ S, और ये हो गई रेडियस R, और ये हो गया सेंट्रल एंगल थीटा। ठीक है, क्या क्या हो गया यहाँ पर देखो, ये आर्क लेंथ है S, ये सेंट्रल एंगल है थीटा, ये रेडियस है R। तो हमने ये पढ़ा हुआ है ना, जो मैथ्स में पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में, कि S का फॉर्मूला होता है R इंटू थीटा। S इज द आर्क लेंथ, R इज द रेडियस, थीटा इज द सेंट्रल एंगल। तो ये जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी? S बाय R।
तो इस एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं। इस एंगल को कौन सा एंगल कहते हैं? प्लेन एंगल। और इसका यूनिट हमने पढ़ा हुआ है, इसका यूनिट होता है रेडियन। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। इन शॉर्ट इसको अगर सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करें तो रैड से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं रैड। ऐसे एंगल को हम कौन सा एंगल कहते हैं? प्लेन एंगल। ये एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। फिर उसके बाद सॉलिड एंगल यानी क्या होता है? अभी हमने सर्कल लिया, अब अगर सर्कल की जगह हम स्पीयर लेते हैं, एक आध बॉल वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो एक आध बॉल वगैरह हमने लिया, सपोज करते हैं कि ये जो बल्ब का फ्रंट पोर्शन है इट इज लाइक अ स्पीयर, तो इस स्पीयर का हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है, इस पर एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और ये सर्कल से उसके सेंटर तक ऐसा पोर्शन करके कट करके निकाल दिया। समझ में आ रहा है? स्पीयर लेना है, अब सर्कल नहीं लेना है। यहां पर क्या लिया हमने? सर्कल। अब हमको स्पीयर लेना है, 3 डायमेंशनल फिगर, और उसके सेंटर से ज्वाइन करके वो पोर्शन हमने कट करके निकाला, तो ऊपर में पूरा एक एरिया रहेगा और वो कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसा अगर सॉलिड एंगल हो, ऐसा अगर सॉलिड एंगल हो, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो जैसे इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओमेगा का सिंबल है ना, डी ओमेगा, सॉलिड एंगल, और इसका फॉर्मूला होता है वो जो स्फीयर के ऊपर सरफेस पर जो एरिया रहेगा वो अपॉन आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमने पूरा का पूरा स्फीयर ही ले लिया तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और स्क्वायर कैंसल, तो ये सॉलिड एंगल कितना बन जाएगा? 4 पाई। तो अगर आप पूरा स्फीयर लेते हो तो वो कितना एंगल बनाता है? 4 पाई। ऐसा एंगल आपको कहां दिखता है? एक आध कोन जैसा स्ट्रक्चर लो, आप कैसा स्ट्रक्चर लो? एक आध कोन जैसा स्ट्रक्चर लो। मैं आपको एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बताता हूं, ये पेपर से बना के बताता हूं। मेरे पास देखो, ये ऐसा कोन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ये है ना, मूंगफली खाते हैं ना हम, ये आइसक्रीम का कोन रहता है, ऐसा कोन रहता है, यहां से काट दिया तो एग्जैक्टली कोन बन जाएगा। तो ये जो आपको एंगल दिख रहा है ना अंदर में, वो प्लेन एंगल नहीं है। आप प्रोटेक्टर लगाकर गिन सकते हो क्या उसको? नहीं गिन सकते। तो वो जो एंगल है, ऐसा जो एंगल होता है, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। तो वो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये यहाँ का सरफेस एरिया कितना है? डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये जो रेडियस होगी उसका स्क्वायर। तो ये हो गया सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर ऊपर में पूरा स्फीयर है तो ये जो डी ए है ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल, तो एंगल कितना आएगा? 4 पाई। और इसको गिनने का जो यूनिट है वो है स्टे रेडियन। रेडियन नहीं होगा, सॉलिड एंगल होता है स्टे रेडियन। क्या होता है? स्टे रेडियन। उसको हम एसआर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एसआर। So it is what? It is the solid angle. So plane angle and solid angle, these are the two supplementary quantities along with fundamental quantities. तो 7 fundamental quantities, 2 derived quantities. ठीक है, ये टोटल कितनी हो गई? 9। और ये 9 क्वांटिटीज को छोड़कर फिर जितनी भी क्वांटिटीज बची है, all other quantities other than these two, 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री, इनको छोड़कर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, लाइक मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, और भी जो याद आती है, मोमेंटम, ऑल दीज दे आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्हाई? The physical quantities which depend on some other fundamental quantity or supplementary quantity for its measurement. इनमें से कोई भी अगर आपको गिनना है तो वो इन पर डिपेंड करेगी। देखो, एरिया निकालना है तो लेंथ और ब्रेड्थ लगेगा, यानी आपको लेंथ लगेगी। वॉल्यूम निकालना है तो मास वॉल्यूम निकालना है तो भी लेंथ की जरूरत पड़ेगी। स्पीड निकालना है सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम यानी टाइम। तो ये सब इस पर डिपेंड कर रहे हैं। सो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज।
और डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये था पूरा एसआई सिस्टम, जिसमें कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया, फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, अब देखो इसके बाद जो हमने एसआई सिस्टम पढ़ा, तो एसआई सिस्टम में हमने कहा कि जब भी कोई हम क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो हम उसका यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम में लिखेंगे। ऐसा 1971 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ये डिसाइड हो गया कि अभी कोई भी यूनिट लिखना है, कोई भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसको एसआई सिस्टम में गिनेंगे हम। तो उसके लिए एसआई यूनिट्स बनाए गए, पूरी लिस्ट तैयार की गई कि किसका क्या यूनिट होगा। तो ये एसआई यूनिट जब हम यूज करते हैं, जब हम उसको लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी का यूनिट, तो वो लिखते समय कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। सो व्हाट आर द कन्वेंशंस? कन्वेंशन यानी जो तय है, परंपरा जिसको बोलते हैं हम, कि क्या कन्वेंशंस है, क्यों है ऐसा, तो कोई कारण नहीं है उसका कि क्यों कैपिटल लिखना, क्यों स्मॉल लिखना, कोई कारण नहीं है, लेकिन ऐसा कन्वेंशन बना दिया। अब किसी ने पूछा कि करंट का यूनिट एम्पियर क्यों है, तो इसका कोई कारण नहीं है क्यों है इसका नाम रख दिए, है ना। अब हमसे किसी ने पूछा कि हमारा नाम यही क्यों है, मेरा नाम वरुण ही क्यों है, कुछ नहीं, ऐसा रखा, माँ बाप ने रखा इसलिए है। समझ में आ रही बात? तो कन्वेंशन है ये, अब हमको उसको फॉलो करना है ना। कोई मुझे कोई दूसरे नाम से आवाज देगा तो मैं ध्यान नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि कन्वेंशनली मेरा नाम ये है, ये तय हो गया है, तो वही चलेगा। तो कन्वेंशंस है कुछ ऐसा यूनिट्स को लिखने के, वो क्या कन्वेंशंस है वो हम अब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वेंशंस। द यूनिट्स, द एसआई यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल, ठीक है। शुड बी represented by its symbol। उसके सिंबल से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, जनरली करना चाहिए। यानी लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर, तो मीटर को METRE लिखने की जरूरत नहीं है, 1 और स्मॉल m लिख दो, हो गया। ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट, अगर कोई साइंटिस्ट का नाम हो, जैसे कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, सो फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन। और अगर आप पूरा नाम लिख रहे हैं यूनिट का न्यूटन, तो हमको पता है इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई प्रॉपर नेम अगर हो, किसी का नाम हो, तो उसका पहला लेटर हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं। लेकिन एसआई सिस्टम में ऐसा नहीं है। चाहे जब भी हम यूनिट को पूरा नाम लिख रहे हैं यूनिट का, जैसे करंट का यूनिट लिख रहे हैं एम्पियर, है ना, चार्ज का यूनिट लिख रहे हैं कूलम, फोर्स का यूनिट लिख रहे हैं न्यूटन, तो ये न्यूटन का N, कूलम का C, ओके। ये जो पहला लेटर है एम्पियर का A, ये कैपिटल नहीं लिखना, इट शुड बी स्मॉल। द फर्स्ट लेटर ऑफ ऐसा यूनिट should always be small, even if it is the name of scientist। चाहे वो साइंटिस्ट का नाम हो, फिर भी उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या लेना, स्मॉल लेना। बट वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय सिंबल, then its first letter should be capital।
यानी अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिख रहे हैं, पूरे नाम में लिख रहे हैं, तो वो चाहे साइंटिस्ट का नाम भी हो तो पहला लेटर स्मॉल ही लेना, लेकिन अगर सिंबल लिख रहे हो तो कैपिटल लिख सकते हो। अगर साइंटिस्ट का नाम है तो, साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो स्मॉल। जैसे देखो, फोर्स इक्वल्स टू 5 न्यूटन, एन स्मॉल रखना, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 5 न्यूटन। लेकिन अगर आप लेंथ ले रहे हैं, लेंथ एल इक्वल्स टू 1 मीटर या 1 मीटर, दोनों जगह स्मॉल, क्योंकि मीटर इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम है और सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कैपिटल लिखो, पूरा लिख रहे हो तो स्मॉल लिखो। ये रूल नंबर है 2, ठीक है। फिर रूल नंबर 3, यूनिट को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, यानी मीटर्स, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। सिंबल्स should not be represented, should not be represented in plural form। प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं लिखना यूनिट, यानी ऐसा नहीं लिखना करंट I इक्वल्स टू 4 एम्पियर्स, ऐसा नहीं, ऐसा, इट इज रॉन्ग। 4 एम्पियर या फिर 4 एम्पियर, एस नहीं लगाना उसको, प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। देन नो फुल स्टॉप शुड बी प्लेस्ड, कोई भी फुल स्टॉप वगैरह नहीं देना है इसके बाद, ठीक है। नो फुल स्टॉप शुड बी देयर आफ्टर द सिंबल, सिंबल के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं देना है। देखो हम ऐसा लिखते हैं, देखो एरिया इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर और ऐसा फुल स्टॉप, तो ये फुल स्टॉप नहीं देना है, इट शुड नॉट बी देयर, कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं होना, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है, रूल्स है व्हाइल राइटिंग द एसआई यूनिट्स। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम यूनिट लिख रहे हैं तो कई बार ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आता है, जैसे स्पीड मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमेशा जब भी आप यूनिट लिख रहे हैं तो सिंगल रेशो ही होना, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर ऐसा नहीं होना। देखो, द यूनिट of a physical quantity, the unit of a physical quantity should be represented in single ratio। जैसे एग्जांपल, the unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट ऐसे रिप्रेजेंट करना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नॉट इन द फॉर्म मीटर पर सेकेंड, ऐसा नहीं होना। नहीं तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा, इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, उसके बाद
कई बार हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स रहता है, एक आध बार कहीं ऐसा यूनिट आ गया जूल पर केजी पर केल्विन, ऐसा कहीं कोई यूनिट आ गया, तो हम वहां क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं कि जूल को तो पूरा जूल लिख देते हैं और किलोग्राम का केजी सिंबल लिख देते हैं, केल्विन का के लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं करना है कि एक का हमने लिखा पूरा नाम और एक का लिखा सिंबल, ऐसा नहीं करना। द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट and symbol should not be used together। यानी आपने ऐसा लिखा कहीं पर जूल पर केजी पर केल्विन, तो ऐसा लिखना गलत होगा। क्यों? यहां पर आपने जूल तो पूरा नाम लिख दिया और किलोग्राम और केल्विन का आपने सिंबल यूज किया, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा लिखना जूल पर केजी पर केल्विन, ये चलेगा, ये ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं चलता। समझ में आया? ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे, जिन्हें एक तरफ पूरा यूनिट का नाम भी लिख रहे हैं और दूसरी तरफ सिंबल ले रहे हैं, नो। नेक्स्ट रूल, प्रीफिक्स हम यूज कर सकते हैं। अब प्रीफिक्स शुड बी यूज्ड बिफोर द यूनिट। देखो जैसे ऐसा हम यूज करते हैं 1 मिली कूलम। कूलम ये ऐसा यूनिट है, उसके आगे हमने m लगा दिया, तो ये हो गया 1 मिली कूलम। और 1 मिली कूलम यानी क्या होता है, 10 टू दी पावर -3 कूलम। हमने ऐसा यूज कर लिया 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो यानी 10 टू दी पावर -6 कूलम। We have used the term nano coulomb 1 nc, that is 10 to the power -9 coulomb. We have used a prefix p, pico coulomb, that is 10 to the power -12 coulomb. So we are using different prefixes to make a new unit. ये एक नया यूनिट आ गया, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। तो ये माइक्रो, मिली, नैनो, पिको हम किसी भी ऐसा यूनिट के सामने लगा सकते हैं। मिली वर्ड आया यानी 10 टू दी पावर -3, माइक्रो आया यानी 10 टू दी पावर -6, नैनो आया मतलब 10 टू दी पावर -9 और पिको आया मतलब 10 टू दी पावर -12 होता है। ठीक है, लेकिन कभी भी ध्यान रखना एक ही यूनिट में दो बार प्रीफिक्स नहीं लगाना, यानी ऐसा मत लिख देना। क्या देखो, अगर हमको 10 टू दी पावर -6 करना है तो ऐसा मत लिख देना कि 1 मिली कूलम, तो हम बोले 1 मिली यानी 10 टू दी पावर -3 और 2 मिली यानी 10 टू दी पावर -6, ऐसा नहीं चलता। डोंट राइट द prefix 2 times when already there is micro coulomb available, so why we are writing like this? तो ये नहीं करेंगे। ओके, और लास्ट रूल जो हमें और फॉलो करना पड़ता है व्हाइल राइटिंग द ऐसा यूनिट इज कि अगर आप कभी कहीं ऐसा कोई यूनिट लिख रहे हैं जिसमें कि 2 टर्म का प्रोडक्ट है, यानी देखो if we are writing the unit in which the product of 2 unit is there, the product of 2 unit is there, then put space or hyphen between them,
या तो हाइफन रखो या फिर उनके बीच में गैप रख दो। जैसे कि देखो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको कैसा लिखेंगे, मीटर थोड़ा गैप करके सेकेंड टू द पावर -1, या फिर मीटर और डैश करके सेकेंड टू द पावर -1, ऐसा लिखना। तो दोनों के बीच में डैश है मतलब समझना ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, गैप है तो भी समझना कि मल्टीप्लिकेशन है। तो ये वो 8 रूल्स है दैट वन शुड फॉलो व्हाइल राइटिंग द एसआई यूनिट्स। एग्जाम में ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं कि राइट डाउन द रूल्स फॉर राइटिंग द एसआई यूनिट्स, या कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट एसआई यूनिट। तो उसमें ये रूल्स सब हमको काम आते हैं। ओके तो ये हमने 8 रूल्स भी आज हमने डिस्कशन किया है फॉर राइटिंग द एसआई यूनिट्स। ओके इसके बाद का जो पोर्शन है वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास देन। ओके